नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं कवीन सचान। शुरुआत हेडलाइन से। कम होंगी केंद्रीय मदद वाली योजनाएं, कटौती के पक्ष में ज्यादातर मुख्यमंत्री। नीति आयोग की बैठक में फंडिंग पैटर्न पर बदलने पर जोर। कांग्रेस का वसुंधरा राजे पर ललित मोदी से कारोबारी रिश्ते का आरोप। प्रधानमंत्री से राजधर्म निभाने की अपील बीजेपी ने बताया आधारहीन। अधिकारियों की लड़ाई में फिर हाईकोर्ट पहुंची दिल्ली सरकार। एसीबी प्रमुख की नियुक्ति के खिलाफ याचिका दायर। राजनाथ सिंह से केजरीवाल की मुलाकात। उत्तराखंड में राहत और बचाव कार्य में जुटी सेना और एनडीआरएफ। बारिश और भूस्खलन में फंसे हजारों लोग। गुजरात और केरल में बाढ़ के बाद महामारी का खतरा। और आईएस ने ली ट्यूनीशिया और कुवैत हमले की जिम्मेदारी। आतंकी हमले के बाद फ्रांस में बढ़ी सुरक्षा। हमलों में अब तक 65 से ज्यादा की मौत। और देखते हैं हमारी पहली खबर। आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट ने ट्यूनीशिया और कुवैत में हुए हमलों की जिम्मेदारी ले ली है। शुक्रवार को फ्रांस, कुवैत और ट्यूनीशिया में हुए आतंकी हमलों में 65 से ज्यादा लोग मारे गए। संयुक्त राष्ट्र समेत दुनिया के तमाम देशों ने इन हमलों की निंदा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हमलों को कायराना कदम बताया। शुक्रवार को आतंकी हमले से फ्रांस, कुवैत और ट्यूनीशिया दहल उठा। इन आतंकी हमले में 65 से ज्यादा लोग मारे गए। ट्यूनीशिया में 2 होटलों में हुए हमलों में 39 लोग मारे गए। इसमें ज्यादातर विदेशी नागरिक हैं। بالنسبة للوضعية هذيك معناها لأن جنسيات القتلى فما أكثرهم إنجليز وألمان وبلج। कुवैत में शुक्रवार को शिया मस्जिद में हुए धमाके में 27 लोगों की जान चली गई। आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ने कुवैत और ट्यूनीशिया में हुए हमले की जिम्मेदारी ली है। अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों ने हमले की निंदा की है और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई जारी रखने की बात कही है। Our hearts all go out to the victims of these appalling terrorist acts. We've got to do all we can to help. That means cooperating on counter-terrorism, building our capacity on counter-terrorism. They not always feel that we are at war with them, but they certainly think that they are at war with us. I've seen no indication that at a tactical level that they were coordinated, which is what I think you're getting at. Yes. That said, I mean, they are, there is a common thread of terrorism here throughout them. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकी हमलों की निंदा की है। 3 देशों में जो आईएस के जो हमले हुए हैं वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उसको तो मैं समझता हूँ कि सारा विश्व ही उसको कंडम कर रहा है। उधर सीरिया के कुर्द बहुल शहर कुबानी में हमला कर इस्लामिक स्टेट ने 164 लोगों को मार डाला। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस पूरे मामले पर और बातचीत करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं प्रवीण स्वामी सावंत, जो कि नेशनल एडिटर हैं स्ट्रेटजिक एंड इंटरनेशनल अफेयर्स द इंडियन एक्सप्रेस से। आपका स्वागत है प्रवीण जी। सबसे पहले तो जिस तरीके से ये मैं तीनों देशों की अगर बात करूं, क्या ऐसा लगता है कि आईएस का दबदबा और उसकी जो एक रीच थी वो अब कहीं पहले से ज़्यादा ब्रॉडन है, कहीं ज़्यादा उसका नेटवर्क और नेक्सस अब फैलता दिखता है? रविंद्र जी, जैसे आप जानते हैं कई महीनों से एक्सपर्ट लगातार ये वार्न करे जा रहे थे कि दुनिया भर से जो नौजवान इस्लामिक स्टेट में ट्रेनिंग के लिए जा रहे थे, लड़ने के लिए जा रहे थे, कि वो एक न एक दिन अपने देशों में वापस आएंगे और हमले करेंगे। ये कुछ वक्त पहले हमने फ्रांस में देखा था, अब दोबारा देखा है। तुनीसिया से सैकड़ों लड़के, शायद अरबी मुल्कों के सबसे ज़्यादा लड़के इस्लामिक स्टेट में गए थे। उनमें से कुछ वापस आए हैं इस हमले को करने के लिए। और कुवैत में तो बहुत ही अजीब बात है कि कुवैत में कुछ संस्थाएं हैं जो खुल के जिहादी तंजीमों के लिए पैसे इकट्ठे कर रहे थे, तो उनके वहाँ उस जगह पहले से ताल्लुक़ थे। तो इसमें कोई हैरानगी की बात नहीं है। पहले दिन से इस्लामिक स्टेट ने ये कहा है कि वो चाहती है कि उनके लोग अपने अपने मुल्कों में भी ऐसे कार्रवाई करें, ऑपरेशन करें। तो हमें इसमें आश्चर्यचकित होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो इन्होंने कई महीनों से कहा था कि करेंगे, वही जाके आज कर दिया है।
लेकिन सवाल ये है प्रवीण जी कि जिस तरीके से अब ये हमले हो रहे हैं, और मैं कहूँ कि जो आपने खुद कहा कि जिस तरीके से अपने अपने देशों में अब लोग वापस लौट रहे हैं वो युवा, किस तरीके से ये एक बड़ा ख़तरा बन रहा है इंटरनेशनल मैं कहूँ समुदाय के लिहाज से। और क्योंकि हमने देखा है कि इसे रोकने के अब तक के जितने भी प्रयास हुए हैं, जो भी कदम थे, वो या तो सिंसियर नहीं थे या फिर थे भी तो उतने इफेक्टिव नहीं रहे। बिल्कुल। मेरे ख्याल से जब ये करीब साल 1.5 साल पहले जब ख़ासतौर से यूरोपीय और अरबी मुल्कों से लड़के जाने लगे, तो बहुत सारी सरकारों को लगा कि उनको कोई ख़तरा नहीं है, कि जो कुछ होने वाला था वो सीरिया में होने वाला था या इराक में होने वाला था। तो सरकार काफ़ी इस पे, इन मुल्कों में सरकार काफ़ी लापरवाह थे। कुछ जगह कोई कानूनी व्यवस्था भी नहीं थी किसी को रोकने के लिए किसी जगह में जाने के लिए। लेकिन अब इसका खतरा शायद सबको दिखना चाहिए। जो तुनिसिया में हुआ है या कुवैत में हुआ है, वो आखिर उन सभी मुल्कों में हो सकता है जहाँ से लड़के दौला इस्लामिया या इस्लामिक स्टेट में गए हैं। और वो मुल्क अमेरिका से लेके ऑस्ट्रेलिया तक दुनिया के हर कोने से लोग वहाँ गए हैं। और शायद पहले कोई ऐसे दहशतगर्द तंजीम नहीं रही जिसने इतने सारे देशों में से अपने सपोर्टर जो सपोर्टर पैदा कर पाई है जी। ऐसे कभी पहले नहीं हुआ है। और ज़रूर ये एक नए स्केल का खतरा है। तो इसके साथ सरकारें कैसे डील करेंगी अब ये देखना पड़ेगा, लेकिन ये बिल्कुल एक नई बात है और बहुत ही डरावनी बात है। और रवीन जी, ये जो आपने कहा ये बड़ा फैक्टर है कि अलग अलग देशों में जो मैं कहूँ कि यूथ है वो अट्रैक्ट हुआ है इस तंजीम के साथ जाने को। क्या इसके पीछे बड़ी वजह दिखती है? और अगर सोच के लिहाज से मैं कहूँ तो किस तरह के वर्कआउट की ज़रूरत है उन कंट्रीज में सरकारों की ओर से? देखिए रविंद्र जी, इसका एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड आंसर है। मेरे ख्याल से कई अलग अलग देशों में लड़के अलग अलग वजहों के लिए दौला इस्लामिया से अट्रैक्ट हुए हैं। जैसे कि हम देखेंगे कि हमारे ही पड़ोस में से मालदीव्स के जो लड़के वहाँ गए हैं, उनके बैकग्राउंड में देखो तो कई सारे लड़के ऐसे थे जो जिनकी नशों की प्रॉब्लम थी, जो पहले जेल में रहे थे और जिनको ये कहा गया कि अगर वो इस्लामिक स्टेट में जाके लड़ेंगे तो सारे उनके पुराने पाप माफ़ हो जाएंगे। उस उम्मीद में वो वहाँ गए हैं। यूके में देखें तो बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो सेक्युलर फैमिलीज़ के बच्चे हैं, अच्छे घरों के बच्चे हैं, लेकिन उनको वो अपने समाज में रेसिज्म के वजह या बाकी सोशल प्रॉब्लम्स के वजह अपने आप को उस समाज में फिट नहीं कर पा रहे थे और उनको लगा कि शायद यहाँ उनको कोई जन्नत मिलेगी। बेल्जियम से लोग गए हैं। तुनिसिया में अगर देखें तो तुनिसिया एक ऐसा मुल्क है जो जहाँ मतलब डेमोक्रेसी पिछले 3-4 सालों से वाकई उठी है, जो वहाँ सेक्युलर पार्टी हैं और इस्लाम पसंद पार्टियां हैं जो हैं वो मिल के आज की तारीख सरकार चला रही हैं। लेकिन फिर भी एक एक्सट्रीम तबका है जो तुनिसिया में अपने आप को तुनिसिया में जगह ना ढूंढ पाई, लेकिन जिसके फॉलोअर्स अब इस्लामिक स्टेट चले गए हैं। तो दुनिया के कई कोनों के यंगस्टर्स हैं जो अलग अलग वजहों के लिए इस्लामिक स्टेट में गए हैं। तो हर जगह सरकार को अपने सल्यूशंस ढूंढना पड़ेगा इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए। लेकिन ज़रूर ये एक चैलेंज है कि काउंटर टेररिज्म के लिहाज से मुल्कों को अब वाकई सीरियसली कोऑपरेट करना पड़ेगा। अब जैसे कि मैं कह रहा था कि बहुत अजीब परिस्थिति है। कुवैत में खुल के इस्लामिक स्टेट के लिए पैसे इकट्ठे करे गए हैं और हमेशा शायद वहाँ के सरकार को लगा कि ये खतरा जो है उन पे नहीं आएगा क्योंकि यहीं से पैसे उसके लिए जा रहे थे जी। लेकिन मेरे ख्याल से कम इसके बाद थोड़ी समझ आनी चाहिए कि ये एक ऐसा फिनोमिनन है जिससे कोई सौदा नहीं किया जा सकता है। और अगर इस पे कुछ भी मतलब नरम दिली से काम किया जाएगा तो उसका नतीजा बहुत ही गंभीर होगा। और जिस तरीके से इंटरनेशनल मैं कहूँ कि सिनारियो में इस वक्त तमाम देशों ने निंदा की है, अलग अलग तरीके से सभी मैं कहूँ कि आतंकवाद से जूझ भी रहे हैं, कोई ज्वाइंट एफर्ट आपको ऐसा दिखता है जो वाकई सीरियसली आपको नज़र आता है, या फिर कहीं ना कहीं इस तरह के जो भी खतरे हैं उनसे निपटने के लिए हर कंट्री अपने नफ़े नुकसान के लिहाज से अपनी पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल सिनारियो में कहाँ पर फिट बैठता है उसके लिहाज से रणनीति तैयार करता है? जो आपने दूसरी बात बोली बिल्कुल सही बोली रविंद्र नाथ जी। हकीकत देखिए सबके सामने है
इस मसले का कोई हल नहीं है जब तक इराक और सीरिया में पक्की सरकार ना बने और वहाँ की फौजों का ये हाल ना रहे कि वो अपने देशों के सुरक्षा अपने आप कर पाएं। आज की तारीख ये परिस्थिति है कि कोई मुल्क बड़े पैमाने पे अपनी फ़ौज उन इलाकों में भेजने को तैयार नहीं है। यूनाइटेड स्टेट्स और वेस्टर्न कंट्रीज़ जबकि कुछ आर्थिक मदद करने को तैयार हैं और अपने एयरफोर्स को लगाने को तैयार हैं, एक्चुअली सोल्जर्स मतलब ग्राउंड पे लगाने के लिए आज कोई तैयार नहीं है। ऊपर से कुछ वेस्टर्न कंट्रीज़ का सीरिया के साथ प्रॉब्लम है, तो एक हाथ पे वो चाहते हैं कि इस्लामिक स्टेट ख़त्म हो जाए, लेकिन दूसरे हाथ पे कुछ संस्थाओं को वो मदद दे रहे हैं जो वहाँ की सरकार को लगातार और वीक करे जा रही है और कमज़ोर करे जा रही हैं। ज़रूर यहाँ एक मल्टीनेशनल एफर्ट चाहिए ताकि इन मुल्कों को पूरी तरह समर्थन दिया जाए, क्योंकि जब तक इन देशों में, इराक में और सीरिया में सरकार अच्छी तरह नहीं चल पाएगी और वहाँ की सुरक्षा इंतज़ाम उस पैमाने पे नहीं किए जा पाएंगे जिस पे इस्लामिक स्टेट वापस किसी तरह धकेला जाए, तो इस मसले का कोई अंत नहीं है। दुनिया ने पहले देखा था कि अफ़गानिस्तान में लगभग 10 साल के लिए यही हालात पैदा हो गई थी और उन 10 सालों के बाद न्यूयॉर्क में क्या घटना घटी वो सबके सामने है। बिल्कुल। अब हम सब को उम्मीद यही रखना चाहिए कि दुनिया उस घटना से कुछ सीखी है और अगले 10 साल इराक और सीरिया में वो हालात नहीं बनने देंगे। बिल्कुल। प्रवीण जी, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, इस अहम मसले पर हमसे बातचीत करने के लिए आपका। तो ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबरें। आज हमारे खास मेहमान हैं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी। हम भाजपा यानी एनडीए के साथ जाने को, हाथ मिलाने को तैयार हुए हैं ताकि नीतीश कुमार और लालू जी की गठबंधन का सफाया सुनिश्चित कर सकें। बिहार के लिहाज से सबसे मुफीद नाम अगर एनडीए गठबंधन में कहें आप हो सकते हैं। देहात में कहावत है कि औरतें जो हैं गहना पहनती है तो बहू सा अपना गहना को छिपा कर रखती है और बहू सा खूब झंझनाती है, तो हम उन झंझनाने वालों में से नहीं हैं। देखिए तरकश शनिवार रात 8:30 बजे, रविवार दोपहर 1:30 बजे और सोमवार दोपहर 4:30 बजे, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। केंद्र प्रायोजित योजनाओं की संख्या में कटौती पर जुलाई के पहले हफ्ते में कोई फैसला हो सकता है। दिल्ली में आज शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई में नीति आयोग के उप समूह की बैठक हुई। ड्राफ्ट मसौदे में इन योजनाओं को 2 ग्रुप में बांटने का प्रस्ताव है, जिसमें केंद्र का हिस्सा 50% से कम नहीं होगा। फिलहाल केंद्र की ओर से चलाई जाने वाली करीब 72 योजनाएं हैं। जल्द ही केंद्र प्रायोजित योजनाओं की संख्या 72 से घटकर 30 हो सकती है। शनिवार को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई में नीति आयोग के उप समूह की 5वीं बैठक हुई। इसमें कटौती से जुड़े ड्राफ्ट मसौदे पर चर्चा हुई। सीईओ सिंधु श्री खुल्लर की अगुवाई में नीति आयोग के अधिकारियों की समिति 5 जुलाई तक अंतिम मसौदा तैयार करेगी। लेकिन कुछ और सुझाव आए हैं। मैंने नीति आयोग की जो सीईओ है उनकी अध्यक्षता में मैडम खुल्लर की अधिकारियों की कमेटी बना दी है। वो इन सुझाव पर विचार करके 5 तारीख तक फाइनल ड्राफ्ट तैयार करेगी और उसको देख के फिर मैं बाकी सब राज्यों से सहमति, सभी जो संबंधित मुख्यमंत्रीगण हैं जो सब ग्रुप के सदस्य हैं उनकी सहमति दूंगा। उसके बाद फाइनल रिकमेंडेशंस, अनुशंसाएं माननीय प्रधानमंत्री जी को सौंपेंगे। सूत्रों के मुताबिक ड्राफ्ट मसौदे में केंद्र प्रायोजित योजनाओं को 2 समूहों में बांटने का सुझाव दिया गया है। पहले समूह कोर स्कीम में राष्ट्रीय विकास के एजेंडे पर ध्यान दिया गया है, जिसमें मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन और मिड डे मील जैसी योजनाएं शामिल हैं। दूसरी वैकल्पिक योजनाएं हैं जिसमें सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक समावेश पर जोर होगा। कोर स्कीम्स के तहत सामान्य श्रेणी के राज्यों के लिए केंद्र और राज्य 60 और 40 के अनुपात में फंडिंग करेंगे। कोर सेक्टर स्कीम्स के तहत 11 विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए केंद्र और राज्य 90 और 10 के अनुपात में फंडिंग करेंगे, जबकि वैकल्पिक योजनाओं में फंडिंग 80 और 20 के अनुपात में होगी। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस ने वसुंधरा राजे पर ललित मोदी के साथ कारोबारी रिश्तों का आरोप लगाया है और प्रधानमंत्री से राजधर्म निभाने की अपील की है। उधर नीति आयोग की बैठक के बाद राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जयपुर लौट गईं।
वसुंधरा की आज अरुण जेटली और पार्टी अध्यक्ष अमित शाह के साथ होने वाली बैठक भी टल गई। दिल्ली में नीति आयोग की बैठक में हिस्सा लेने के बाद वसुंधरा राजे जयपुर लौट गईं। उन्हें आज अरुण जेटली और पार्टी अध्यक्ष अमित शाह से मिलकर ललित मोदी के साथ अपने संबंधों पर सफाई देनी थी। माना जा रहा है कि उन्हें अपनी पार्टी की ओर से क्लीन चिट मिल चुकी है। हालांकि कांग्रेस उन्हें लेकर लगातार नए खुलासे कर रही है। तो मोदी जी का ढोंगी राष्ट्रवाद और भारतीय जनता पार्टी का ढोंगी राष्ट्रवाद स्पष्ट हो गया है, क्योंकि उन्होंने हर तरीके से इस प्रकरण में काले धन वाले को और राष्ट्रद्रोही काम जो वसुंधरा राजे सिंधिया ने की, उनकी पूरी तरह से वो समर्थन कर रहे हैं। कांग्रेस का आरोप है कि राजे के बेटे की जिस कंपनी में आईपीएल के पूर्व आयुक्त ललित मोदी ने 13 करोड़ रुपए निवेश किए थे, उसमें वसुंधरा सीधे तौर पर लाभान्वित थी। बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस बिना तथ्यों के आरोप लगा रही है। सत्र ठीक से ना चले उसके लिए झूठे तथ्य लाकर ईमेल के माध्यम से फिर हम पूछते हैं कांग्रेस के प्रवक्ताओं से कि भाई ये क्या है तथ्य आपके पास, हम थोड़ी लाए, तो ललित मोदी ने दिया है। अरे तुम उधार के आरोपों से बीजेपी के नेताओं के इस्तीफे मांग रहे हो। राजस्थान बीजेपी भी वसुंधरा राजे पर लगे आरोपों को खारिज कर चुकी है। पार्टी का कहना है कि ललित मोदी के आव्रजन आवेदन के समर्थन में वसुंधरा के हस्ताक्षर वाला दस्तावेज कभी अदालत में पेश ही नहीं किया गया, क्योंकि वसुंधरा इससे पीछे हट गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दिल्ली की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा यानी एसीबी में मचा बवाल अब बढ़ता जा रहा है। दिल्ली सरकार ने एसीबी के ज्वाइंट कमिश्नर एसके मीणा की नियुक्ति के खिलाफ हाईकोर्ट में एक नई याचिका दाखिल की है, जिस पर सोमवार को सुनवाई होगी। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राजनाथ सिंह से मुलाकात की है। दिल्ली की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा का कौन है मुखिया? इस सवाल का जवाब लेने के लिए दिल्ली सरकार ने अब कोर्ट का दामन थाम लिया है। दिल्ली सरकार ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा है कि एसीबी में ज्वाइंट कमिश्नर के पद का कोई प्रावधान नहीं है, इसीलिए इस पद की नियुक्ति गैर कानूनी है। वहीं आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए राजनीतिक कार्यकर्ताओं की टीम बनाने का भी फैसला किया। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए अगर हमें पार्टी के स्तर पे भ्रष्टाचार निरोधी टुकड़ियां भी बनानी पड़े, वार्ड लेवल पे टीमें बनानी पड़े जो भ्रष्टाचार के मामलों को एक्सपोज करेंगी, जनता के सामने लाएंगी, सरकार के सामने लेकर आएंगी, तो हम इसको करने से चूकेंगे नहीं, एक पल भी हिचकिचाएंगे नहीं। और आने वाले कुछ दिनों में अगर धनात्मक संदेश नहीं मिलते हैं इस मसले के ऊपर, तो आम आदमी पार्टी इस विषय पे काम करना ग्राउंड पे शुरू कर देगी। पार्टी का दावा है कि एम के मीणा की नियुक्ति के बाद एसीबी में एक भी एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। इस पूरे विवाद के बीच कांग्रेस और बीजेपी ने दिल्ली सरकार के रवैये पर सवाल खड़े किए हैं। 3 डॉक्यूमेंट दिखाते हैं कि एसीबी पहला तो आपके अंडर में आता ही नहीं, आप खुद मान रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर होम मिनिस्ट्री के थ्रू के अंडर में आता है। ये पिछले साल तो आपने माने हैं, पिछले साल तो आप रिक्वेस्ट कर रहे थे, इस साल आप कह रहे हो ये मेरी है। ये सिर्फ जनता के का ध्यान बांटने के लिए है। ये पूरा मामला एंटी करप्शन ब्रांच में एलजी की ओर से नियुक्त ज्वाइंट कमिश्नर मुकेश कुमार मीणा और मुख्यमंत्री की ओर से नियुक्त एडिशनल कमिश्नर एसएस यादव के बीच वर्चस्व की लड़ाई से जुड़ा है। दिल्ली सरकार हाई कोर्ट के पिछले आदेश, जिसमें एसीबी को दिल्ली सरकार के अधीन बताया गया था, के जरिए एसएस यादव को एसीबी का मुखिया बता रही है, तो वहीं केंद्र सरकार मुकेश मीणा को इसका मुखिया बता रही है। अनु दीवान के साथ विपिन चौहान, राज्यसभा टीवी। सरकार 1 जुलाई से डिजिटल इंडिया सप्ताह बनाने जा रही है। सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि इस दौरान लाखों डॉलर का निवेश होने की उम्मीद है। डिजिटल इंडिया मिशन के तहत होने वाले इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ई गवर्नेंस से जुड़ी तमाम योजनाओं की शुरुआत भी करेंगे। केंद्रीय सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि जुलाई के पहले हफ्ते को डिजिटल इंडिया वीक के रूप में मनाया जाएगा। इस मौके पर नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल और ई हॉस्पिटल जैसी तमाम योजनाओं का उद्घाटन किया जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि टेक्नोलॉजी को हम लिवरेज कैसे करें फॉर यूज ऑफ कॉमन पीपल, उसके लिए हमने बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाए हैं। 1 तारीख को ये लॉन्च होने वाला है।
लोगों तक सूचना और तकनीक के माध्यमों की बेहतर पहुंच बनाने के लिए सरकार ने छोटे शहरों के लिए खास बीपीओ पॉलिसी बनाई है, जिसके तहत 48,000 बीपीओ खोले जाएंगे। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सरकार का मकसद डिजिटल क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा रोजगार पैदा करना और निवेश जुटाना है। आईटी, इलेक्ट्रॉनिक, मैन्युफैक्चरिंग, डिजिटल इंडिया के क्षेत्र में जितने बड़े लोग हैं उनको हमने अप्रोच किया है, काफ़ी यहाँ आने वाले हैं और हमें इस बात का पूरा भरोसा है कि काफ़ी बड़ी संख्या में इसमें इन्वेस्टमेंट आएगा, इसमें एम्प्लॉयमेंट भी आएगा। डिजिटल इंडिया वीक के मौके पर देश के कई इलाकों में वाईफाई शुरू किया जाएगा। पोस्ट ऑफिस को भी डिजिटल इंडिया मिशन से जोड़ा जाएगा। डिजिटल इंडिया वीक में देश विदेश के मशहूर उद्योगपति और आईटी प्रोफेशनल हिस्सा ले रहे हैं। नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। आज 5 राज्यों की 6 विधानसभा सीटों पर वोट डाले गए, जिनमें त्रिपुरा की 2 सीटों के अलावा मेघालय, केरला, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु की एक सीट है। सबसे ज्यादा चर्चा में तमिलनाडु की राधाकृष्ण नगर विधानसभा सीट है, जहां से मुख्यमंत्री जयललिता भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार को टक्कर दे रही हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले की गरोट विधानसभा सीट के लिए भी आज वोटिंग हुई। बीजेपी में पार्टी के खिलाफ बोलकर स्टिंग में फंसे महाराष्ट्र के विधायक राज पुरोहित के खिलाफ नोटिस जारी किया गया। पुरोहित से 3 दिन के अंदर नोटिस का जवाब देने को कहा गया है। बृहस्पतिवार को एक टीवी चैनल पर पुरोहित का स्टिंग सामने आया, जिसमें वो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की आलोचना करते हुए नजर आ रहे हैं। कई राज्यों में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उत्तराखंड में भारी बारिश और भूस्खलन के बाद कई रास्ते बंद हो चुके हैं। यहाँ फंसे हुए हजारों लोगों को निकालने के लिए सेना की मदद दी जा रही है। उधर गुजरात में अभी भी हजारों लोग बाढ़ में फंसे हुए हैं। केरल में बाढ़ के बाद अब बीमारी फैलने का खतरा मंडराने लगा है। ये मंजर है देश में कई राज्यों में हुई भारी बारिश के बाद आई बाढ़ का। मौसम विभाग के मुताबिक जून में सामान्य से 27% ज्यादा बारिश हुई है। इसके बाद आई बाढ़ और भूस्खलन ने कई जगह तबाही मचा दी। गुजरात में 70 लोगों की मौत हुई, जबकि केरल में भी 3 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। असम में अब भी हजारों लोग बाढ़ में फंसे हैं। उत्तराखंड में कई सड़कें और पुल बह गए हैं। कई नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। काफ़ी बारिश हुई, क्षेत्र में भी हुई और ऊपर पर्वतीय क्षेत्रों में भी हुई आगे। इस वजह से अलकनंदा का जलस्तर, उससे पानी का डिस्चार्ज काफ़ी अधिक हुआ। जलस्तर भी यहाँ पे खतरे के निशान को टच कर गया था। उत्तराखंड में कई जगह बारिश और भूस्खलन से कई रास्ते बंद हैं। राज्य में करीब 15,000 लोग बाढ़ में फंसे हैं। इनको निकालने के लिए वायुसेना और एनडीआरएफ की मदद ली जा रही है। 2,500 से 3,000 यात्री जो है सुरक्षित स्थानों, सुरक्षित क्या, वो पहले भी सुरक्षित थे, लेकिन उनको उनके जो गंतव्य स्थान था उस तक पहुंचा दिया गया है। और जो 1,000 यात्री घंगरिया में हैं वो नौजवान हैं, जिन्होंने कहा कि कल जब पैदल का रास्ता बन जाएगा हम पैदल के रास्ते से आ जाएंगे। केरल में भी दक्षिण पश्चिम मानसून के चलते भारी बारिश हुई है। यहाँ 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 11 घायल हैं। राज्य में बाढ़ के बाद अब बीमारियों का खतरा मंडरा रहा है। This, when we say about all these re-emerging and emerging features, are all related to climate change and changes in the environment, wherein there is a disturbance to the ecosystem and prompting these viruses. There are millions of viruses which we do not know. गुजरात में बाढ़ काबू में है, लेकिन अब भी कई गांवों में पानी भरा हुआ है। बाढ़ से राज्य में जान माल की भारी तबाही हुई है। 4 વાગે પાણી આવી ગયું છે, 4 ને 6 મિનિટે પાણી આવ્યું હતું અને પાણી આવતે ને 4 ને 8 મિનિટે પાણી અમારા માથા સુધી પૂગી ગયું। કોઈ પરિસ્થિતિ નથી કે અમારે શું કરવું, કોઈ ઢોર માટ બધું મરી ગયું છે, બધું ગયું છે। दक्षिण कश्मीर में बारिश से कई पुल और सड़कें बह गए हैं। असम में बाढ़ का पानी उतरने लगा है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। इनमें असम, सिक्किम, उत्तराखंड, कश्मीर और गुजरात शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। न्यूजीलैंड में भारतीय उच्चायुक्त रवि थापर को भारत वापस बुला लिया गया है। उनकी पत्नी पर नौकर को बंधक बनाने और उसे प्रताड़ित करने के आरोप थे। विदेश मंत्रालय के मुताबिक मामले की पूरी जांच की जा रही है। वापस बुलाने का फैसला उस जांच टीम की रिपोर्ट के बाद दिया गया, जिसे मंत्रालय ने आरोप लगाए जाने के बाद पूछताछ के लिए न्यूजीलैंड भेजा था। पीड़ित ने आरोप लगाया था कि थापर की पत्नी शर्मिला उनके साथ गुलामों जैसा व्यवहार करती हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने जानकारी दी कि मामला 10 मई को मंत्रालय के संज्ञान में आया।
जब हाई कमिश्नर का एक स्टाफ मेंबर गायब हो गया था। स्वरूप ने कहा कि पीड़ित को 28 मई को ही भारत वापस बुला लिया गया था। आर्थिक संकट से गुजर रहे ग्रीस में जनमत संग्रह कराया जाएगा। ये जनमत संग्रह प्रस्तावित राहत पैकेज समझौते पर होगा। प्रधानमंत्री एलेक्सिस सिम्प्रास ने इसका ऐलान करते हुए भरोसा जाहिर किया कि ग्रीस जल्द ही इस संकट से बाहर आ जाएगा। इससे पहले शुक्रवार को ग्रीस को कर्ज देने वाले अंतर्राष्ट्रीय बैंकरों ने राहत अवधि 5 महीने बढ़ाने का ऐलान किया था। ये राहत 120 अरब यूरो के लोन पर दी गई है और इससे पहले ग्रीस को IMF समेत तमाम करदाताओं के साथ समझौता करना होगा। ICC ने वनडे क्रिकेट के नियमों में बदलाव करने का फैसला किया है। बारबाडोस में हुई सालाना बैठक में ICC ने एक दिवसीय मैच में बल्लेबाज और गेंदबाज के बीच संतुलन बनाने के मकसद से कई पुराने नियमों को बदल दिया है। 5 जुलाई से लागू होने वाले इन नियमों से गेंदबाजों में बल्लेबाजों का खौफ कुछ हद तक कम हो सकेगा। बीते एक दशक में वनडे क्रिकेट बल्लेबाजों का खेल बनता जा रहा है। 300 का स्कोर अब सामान्य सी बात रह गई है। खेल के कुछ नियमों की वजह से गेंदबाजों के सामने हमेशा बल्लेबाजों का खौफ छाया रहता था, लेकिन अगले महीने 5 जुलाई से वनडे क्रिकेट की सूरत बदलने वाली है। ICC ने वनडे के नियमों में कुछ बदलाव किया है, जिससे अब गेंदबाजों को थोड़ी राहत मिल सकेगी। What we've tried to do there is make the game simpler for the fan, and at the same time try and at least claw back a little bit of balance in favor of the bowlers, especially in the last 10 overs of the innings. अब आखिरी 10 ओवर में यानी 41 से 50 ओवर तक 30 गज के घेरे के बाहर 5 खिलाड़ी रखे जा सकेंगे। पुराने नियमों के हिसाब से पारी के आखिरी 10 ओवर में बाउंड्री लाइन पर सिर्फ 4 खिलाड़ी ही रह सकते थे। इसके अलावा पहले 10 ओवर में कैचिंग फील्डर लगाने की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। पहले कैचिंग फील्डर की अनिवार्यता की वजह से बल्लेबाजों को खुलकर शॉट लगाने का मौका मिलता था। So to that end, we've got rid of the requirement to have compulsory close catches in the first 10 overs. Secondly, we've got rid of the batting power play, and in the last 10 overs of the innings, the fielding team will be allowed 5 fielders outside the circle. गेंदबाजों के लिए एक और राहत की बात है कि अब 15 से 40 ओवर के बीच बैटिंग पावर प्ले खत्म कर दिया गया है, लेकिन अब नो बॉल करना गेंदबाजों के लिए रनों के लिहाज से ज्यादा खर्चीला होगा। अब बल्लेबाज को हर नो बॉल पर फ्री हिट मिलेगा। इससे पहले सिर्फ ओवर स्टेपिंग नो बॉल पर ही फ्री हिट मिलती थी। इसके अलावा बारबाडोस में हुई ICC की सालाना बैठक में संयुक्त राज्य अमेरिका क्रिकेट संघ की सदस्यता को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का फैसला किया गया। हालांकि अमेरिकी क्रिकेट टीम को अगले महीने होने वाली ICC विश्व T20 क्वालिफायर में खेलने की अनुमति दे दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो खबरों के आज के सफर में इतना ही। नमस्कार।